दोपहर की धूप हवाई अड्डे की काली रनवे पर आग की तरह फैल चुकी थी। हवा में केरोसिन की गंध और मशीनों की भारी आवाज तैर रही थी। यही वो जगह थी जहां बड़े लोगों के सपने उड़ान भरते थे और दीवार के उस पार छोटे लोगों की जिंदगी रुक रुक कर चलती थी। दीवार के पीछे एक 12 साल का लड़का कचरे के ढेर के पास झुका हुआ था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की बोरी लटकी थी, कपड़े जगह जगह से फटे थे और पैरों में जूते नाम के सिर्फ बोझ थे। उसका नाम रेहान था। उम्र इतनी नहीं थी कि दुनिया समझ पाए, लेकिन हालात इतने थे कि मजबूरी समझ चुका था। उसकी माँ झुग्गी में बीमार पड़ी थी और 3 दिन से दवा नहीं आई थी। आज अगर 200 रुपए मिल जाते तो शायद उसकी सांसें थोड़ी आसान हो जाती। रेहान रोज यहाँ आता था, कचरा चुनता, बोतलें बटोरता और लौट जाता। जहाज उसके लिए मशीन नहीं थे, वो आसमान को छूने वाले सपने थे। वो अक्सर दीवार की दरार से उन्हें देखता और सोचता कि क्या कभी वो भी ऊपर उड़ पाएगा। आज भी वो वही कर रहा था कि अचानक इंजन की तेज आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। सफेद रंग का एक निजी जेट रनवे पर आगे बढ़ रहा था। इंजन दहाड़ रहे थे और गर्म हवा जमीन को चीरती हुई निकल रही थी। रेहान की नजर अचानक जहाज के पिछले पहिए पर अटक गई। उसकी आंखें जैसे वहीं जम गई। रिम और एक्सेल के बीच कुछ चमक रहा था। वो थोड़ा आगे झुका और ध्यान से देखा। लोहे का एक मोटा जंग लगा तार पहिए में फंसा हुआ था। रेहान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मशीनों को समझता था। उसे पता था कि अगर जहाज ने रफ्तार पकड़ी तो घर्षण होगा, चिंगारी निकलेगी और आग लग सकती है। उसका शरीर अपने आप कांपने लगा। जहाज धीरे धीरे तेज हो रहा था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी प्लास्टिक की बोरी जमीन पर फेंकी और दीवार की तरफ दौड़ा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन इंजन की आवाज में उसकी चीख दब गई। गार्ड्स ने उसे देखा और चिल्लाए, पर वो नहीं रुका। उसने दीवार फांदी और जलती रनवे पर नंगे कदमों से दौड़ पड़ा। उसके पैर जल रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन आंखों के सामने सिर्फ वही पहिया था। उसने अपनी फटी शर्ट उतारी और हवा में लहराने लगा। पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया कि रुक जाओ, पहिए में कुछ फंसा है। कॉकपिट में बैठे कैप्टन आदित्य वर्मा ने नीचे हलचल देखे। पहले तो उन्हें गुस्सा आया कि ये बच्चा रनवे पर कैसे आ गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उसके हाथों के इशारे देखे, बार बार पीछे की ओर। कुछ उनके भीतर खटका। उनके सामने नियम थे, समय था, लेकिन कहीं अंदर इंसानियत भी थी। एक पल की झिझक के बाद उन्होंने हाथ बढ़ाया और इमरजेंसी ब्रेक दबा दिया। जहाज झटके से रुका। पूरी रनवे पर सन्नाटा फैल गया। धूल बैठने लगी और इंजन की आवाज धीमी पड़ गई। मैकेनिक दौड़कर पहुंचे। कैप्टन नीचे उतरे और जब उन्होंने पहिए में फंसा वो जंग लगा तार देखा तो उनके माथे पर पसीना आ गया। मौत बस एक पल दूर थी। रेहान थक कर जमीन पर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि उसने क्या कर दिया है। उसे बस इतना पता था कि शायद आज उसकी माँ के पास लौटने के लिए उसके पास थोड़ा और वक्त बच गया है। जहाज रुक चुका था, लेकिन रनवे पर सन्नाटा नहीं था। अब वहां नजरें थी, घूरती हुई, जांचती हुई, कुछ डरी हुई और कुछ शर्म से झुकी हुई। कैप्टन आदित्य वर्मा के हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और ग्राउंड स्टाफ को बुलाने का इशारा किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दूर से दौड़ती हुई आ रही थी। इंजन पूरी तरह बंद हो चुके थे, फिर भी हवा में मौत की गंध बाकी थी। उसी वक्त जहाज की सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई। चमकते हुए महंगे जूते, तेज इत्र की खुशबू और चेहरे पर बैठा हुआ घमंड। महेश्वर लाल कपूर नीचे उतरे। उन्होंने चारों तरफ देखा और चिल्लाए कि ये सब क्या तमाशा है। उनकी नजर रेहान पर पड़ी। फटी शर्ट, धूल से भरा चेहरा और जलते रनवे पर बैठा एक कचरा बीनने वाला बच्चा। उनके चेहरे पर नफरत उभर आई। उन्होंने गार्ड से कहा कि इस लड़के को पकड़ो, रनवे पर कैसे घुसाया, इसे पुलिस के हवाले करो और जहाज उड़ाओ। उनका एक एक मिनट करोड़ों का है। कैप्टन आदित्य धीरे से मुड़े। उनकी आंखों में अब सिर्फ नियम नहीं थे, सच्चाई थी। उन्होंने उंगली से पहिए की तरफ इशारा किया, जिसमें जंग लगा तार अब भी फंसा हुआ था। भारी आवाज में उन्होंने कहा कि अगर इस बच्चे ने अपनी जान जोखिम में डालकर जहाज ना रोका होता तो कुछ ही मिनटों में ये जहाज, इसके अंदर बैठे लोग और उनका वक्त सब राख बन चुके होते। महेश्वर के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने झुककर पहिए को देखा। होंठ सूख गए। पैसा, ताकत और मीटिंग सब उस एक लोहे के तार के सामने बेकार लगने लगे। सबकी नजरें अब रेहान पर थीं। रेहान खड़ा हो गया। उसने अपनी फटी शर्ट को मुट्ठी में दबा रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इनाम मिलने वाला है या सजा। उसने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा कि उसने चोरी नहीं की, वो तो बस बोतलें बीनता है। तार चमक रहा था इसलिए दिख गया। फिर उसने सिर झुका लिया और बोला कि उसे जाने दिया जाए, उसकी माँ इंतजार कर रही होगी। उस मासूम वाक्य ने वहां खड़े कई लोगों के दिल में कुछ चुभो दिया।
एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया रोज नजरअंदाज करती है, आज उसी ने इन सब की सांसें बचा ली थी। कैप्टन आदित्य घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने रेहान के कंधों पर हाथ रखा। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा कि आज वो हीरो है, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। महेश्वर लाल कपूर अब भी हर चीज को अपने तराजू में तोल रहे थे। उन्होंने जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और उसे इस तरह उछाल दिया जैसे किसी जानवर के सामने खाना फेंका जाता है। नोट हवा में लहराते हुए रेहान के पैरों के पास बिखर गए। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा कि 50,000 हैं, आज उसकी किस्मत खुल गई है। कुछ गार्ड हंस पड़े। उन्हें लगा कि कचरा बीनने वाले बच्चे के लिए ये रकम किसी खजाने से कम नहीं होगी। रेहान की नजर नोटों पर टिकी। सच में इतने पैसों से उसकी माँ का इलाज हो सकता था। उसका हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। महेश्वर की आंखों में तिरस्कार था। पैसों को फेंकने का तरीका था। सब कुछ उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगा। उसे माँ की बात याद आ गई कि गरीबी कपड़ों में होती है, सोच में नहीं, और गिरे हुए टुकड़े उठाना लाचारी है। रेहान ने अपनी मुट्ठी कस ली और उन नोटों को लांघते हुए एक कदम आगे बढ़ गया। उसने पैसे नहीं उठाए। रनवे पर गहरा सन्नाटा छा गया। महेश्वर की आंखें खुली रह गईं। एक कचरा बीनने वाला बच्चा उनकी दौलत को ठुकरा चुका था। रेहान ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और साफ आवाज में कहा कि उसे लगा था उसने इंसान की जान बचाई है, लेकिन अब समझ आ गया कि उसने सिर्फ एक अमीर आदमी की जान बचाई है। उसने कहा कि वो गरीब है, कचरा उठाता है, लेकिन खुद कचरा नहीं है। ये कहकर रेहान ने अपनी प्लास्टिक की बोरी उठाई और जाने लगा। उसके फटे जूतों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ किसी बड़े आदमी का अहंकार छोटा होता जा रहा था। कैप्टन आदित्य उसे जाते हुए देखते रहे। उनके भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। उन्हें पता था कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। अब इसके बाद सवाल उठेंगे, जांच होगी और शायद सजा भी। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि आज एक बच्चे ने उन्हें फिर से इंसान होना सिखा दिया है। रेहान के जाने के बाद भी रनवे पर खड़ा सन्नाटा जल्दी नहीं टूटा। लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मन कहीं और अटका था। कैप्टन आदित्य वर्मा कंट्रोल रूम की तरफ लौटे तो उनके कदम भारी थे। हर स्क्रीन पर वही जहाज, वही पहिया और वही तार बार बार नजर आ रहा था। टेक्निकल रिपोर्ट बन चुकी थी। सबने मान लिया था कि अगर जहाज ने उड़ान भरी होती तो बड़ा हादसा तय था। फिर भी फाइलों में रेहान का नाम सिर्फ एक लाइन बनकर रह गया था, अनधिकृत घुसपैठ। शाम होते होते एयरपोर्ट सिक्योरिटी रेहान को ढूंढ रही। वो दीवार के उस पार कचरे के ढेर के पास फिर से बोतलें बीन रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे पकड़कर गाड़ी में बैठाया गया। रेहान डर नहीं रहा था, बस बेचैन था। उसके दिमाग में माँ का चेहरा घूम रहा था। उसने कई बार कहा कि उसे देर हो रही है, माँ अकेली होगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। गाड़ी थाने की तरफ बढ़ गई। थाने की दीवारें ठंडी थीं, लेकिन सवाल जलते हुए थे। नाम पूछा गया, उम्र पूछी गई, बाप के बारे में पूछा गया। हर जवाब के साथ रेहान और छोटा होता चला गया। एक सिपाही ने तंज कसते हुए कहा कि अब हीरो बनने का शौक उतर जाएगा। रेहान चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही काम करने की भी सजा होती है। उसे बस यही लग रहा था कि अगर माँ को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसी रात महेश्वर लाल कपूर के घर बैठक चल रही थी। महंगी कुर्सियों पर बैठे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ये मामला मीडिया में कैसे उछल सकता है। किसी ने सलाह दी कि बच्चे को ही दोषी ठहरा दिया जाए, आखिर वो गैर कानूनी तरीके से रनवे पर घुसा था। किसी ने कहा कि केस बन जाएगा तो बात दब जाएगी। महेश्वर ने सिर हिलाया। उनके लिए ये सब एक बिजनेस रिस्क था, इंसानियत का सवाल नहीं। अगली ही दिन कागजों में एक शिकायत दर्ज हो गई, हवाई सुरक्षा में बाधा डालने की कोशिश। सुबह कैप्टन आदित्य को नोटिस मिला। लाइन छोटी थी लेकिन मतलब गहरा था। उनसे पूछा गया था कि उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाया और बिना पूरी प्रक्रिया के फैसला क्यों लिया। उनके जवाब में उन्होंने बस इतना लिखा कि उन्होंने एक इंसान की जान पर भरोसा किया। शाम तक उनका सस्पेंशन लेटर आ गया। वर्दी उतारते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें साफ थीं। उन्हें पता था कि अगर वो उस दिन ब्रेक न लगाते तो आज ये नोटिस पढ़ने वाला शायद कोई और होता। थाने में रेहान एक बेंच पर बैठा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह एक अफसर ने आकर बताया कि उस पर केस दर्ज हो गया है। रेहान ने डरते हुए पूछा कि क्या वो घर जा सकता है। जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली। थोड़ी देर बाद कैप्टन आदित्य थाने पहुंचे। सस्पेंड होने के बाद भी वो सीधे वहीं आए थे। उन्होंने रेहान को देखा तो उनके गले में कुछ अटक गया। उन्होंने अफसर से कहा कि वो इस बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ घंटों बाद मामला अदालत तक पहुंचा। बाहर भीड़ थी, कैमरे लगे थे, बड़े लोग अपने वकीलों के साथ आए थे और रेहान अपनी प्लास्टिक की बोरी के साथ एक कोने में खड़ा था। अदालत में कागज पढ़े गए। बच्चे को खतरा बताया गया, नियम तोड़ने वाला कहा गया। हर शब्द रेहान के लिए नया था, लेकिन हर शब्द उसे और डराने वाला लग रहा था।
जब कैप्टन आदित्य की बारी आई तो उन्होंने जज की आंखों में सीधे देखा। उन्होंने कहा कि अगर नियम किसी की जान से बड़ा हो जाए तो उस नियम पर सवाल उठाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वो बच्चा भागा नहीं था, बचाने आया था। अदालत में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रेहान को बोलने के लिए कहा गया। वो धीरे से खड़ा हुआ, उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन शब्द साफ थे। उसने कहा कि उसे कानून नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि अगर किसी की जान सामने डूब रही हो और वो चुप रहे तो वो खुद को इंसान नहीं कह पाएगा। उसने कहा कि अगर फिर वही मौका मिला तो वो फिर दौड़ेगा, चाहे उसे सजा ही क्यों ना मिले। अदालत में कई नजरें झुक गईं। फैसला अभी बाकी था, लेकिन इतना तय था कि ये मामला अब सिर्फ एक बच्चे का नहीं रहा था। ये सवाल बन चुका था कि सही और गलत का पैमाना कौन तय करता है, कानून या इंसानियत। अदालत से निकलते वक्त आसमान में बादल घिराए थे। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन रेहान की जिंदगी उसी पल से एक अनजाने मोड़ पर आ चुकी थी। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, ये कहकर कि जब तक फैसला नहीं आता उसे निगरानी में रखा जाएगा। रेहान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस दूर खड़े कैप्टन आदित्य वर्मा को देखा, जिनकी वर्दी अब उनके शरीर पर नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। बाल सुधार गृह की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन वहां की खामोशी उससे भी ऊंची थी। वहां कई बच्चे थे जिनकी कहानियां अलग थीं, मगर आंखों में एक जैसी थकान थी। रेहान को एक कोने में जगह मिली। रात को जब सब सो गए वो छत की तरफ देखता रहा। उसे रनवे याद आ रहा था, जहाज की आवाज और माँ की खांसी। उसने खुद से वादा किया कि अगर बाहर निकला तो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा कि उसकी माँ दवा के लिए तरसे। इधर कैप्टन आदित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुराने संपर्कों से बात की, टेक्निकल रिपोर्ट्स इकट्ठी की और साबित करने की कोशिश की कि रेहान का शक सही था। कई लोग मिलने से कतराते रहे क्योंकि महेश्वर लाल कपूर का नाम भारी था। कुछ ने साफ कह दिया कि कचरा बीनने वाले बच्चे के लिए इतना बड़ा आदमी नाराज करना बेवकूफ़ी है। लेकिन आदित्य को अब इसकी परवाह नहीं थी। उनका करियर पहले ही दांव पर लग चुका था। महेश्वर लाल कपूर ने भी अपनी चालें तेज कर दी। मीडिया में खबरें चलने लगी कि कैसे सुरक्षा में सेंध लगाने वाला एक बच्चा देश की विमान सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। बहसें होने लगीं। कुछ लोग रेहान को हीरो कह रहे थे, कुछ उसे अपराधी। सच्चाई शोर में दबती जा रही थी। एक दिन बाल सुधार गृह में एक सामाजिक कार्यकर्ता आई। उसने रेहान से लंबी बात की। पहली बार किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि उसने नियम क्यों तोड़ा, बल्कि ये पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। रेहान ने माँ के बारे में बताया, दवाइयों के पैसे के बारे में बताया। वो महिला चुपचाप सुनती रही। जाते जाते उसने बस इतना कहा कि कभी कभी सच देर से सही, लेकिन रास्ता खुद बना लेता है। उसी शाम कैप्टन आदित्य को खबर मिली कि रनवे की मरम्मत में इस्तेमाल हुआ तार उसी जगह छोड़ा गया था जिसकी जिम्मेदारी एक ठेकेदार पर थी जो सीधे कपूर ग्रुप से जुड़ा था। ये कड़ी मजबूत थी। आदित्य ने सारे सबूत एक फाइल में जमा किए और अदालत में पेश करने की तैयारी की। अगली सुनवाई के दिन माहौल बदला हुआ था। जज के सामने अब सिर्फ भावनाएं नहीं, ठोस तथ्य थे। रिपोर्टें पढ़ी गईं, इंजीनियरों से सवाल हुए। धीरे धीरे साफ होने लगा कि हादसे की जड़ लापरवाही थी, न कि बच्चे की बहादुरी। अदालत में बैठे रेहान को सब कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना एहसास था कि हवा अब उसके खिलाफ नहीं बह रही। महेश्वर लाल कपूर पहली बार असहज दिखे। उनकी कुर्सी पर बैठने का तरीका बदल गया था। उनके वकील बार बार पानी मांग रहे थे। जज ने टिप्पणी की कि अगर उस दिन बच्चा ना होता तो नतीजा भयावह हो सकता था। अदालत ने रेहान को बाल सुधार गृह से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और मामले की आगे की जांच का निर्देश दिया। रेहान जब बाहर निकला तो पहली चीज उसने कैप्टन आदित्य को ढूंढा। कैप्टन ने उसके सिर पर हाथ रखा। दोनों कुछ नहीं बोले। शब्द उस पल छोटे पड़ रहे थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा बाहर इंतजार कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां सही होने के बावजूद लड़ना पड़ता है। रेहान जब घर पहुंचा तो उसकी माँ सलमा को देखकर उसकी आंखें भर आईं। माँ पहले जैसी कमज़ोर नहीं थी। दवा समय पर लगी थी और ऑक्सीजन सिलेंडर उनके कमरे में लगी हुई थी। सलमा ने बेटे को देखकर मुस्कुराया और आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई बेटा। रेहान ने बस सिर झुकाया। वो जानता था कि अब उसका असली संघर्ष शुरू हुआ है। गरीबी, सामाजिक भेदभाव और दुनिया की नकारात्मकता से लड़ना। आदित्य वर्मा ने रेहान और उसकी माँ के लिए सब इंतजाम किया। दवाइयाँ, राशन और शिक्षा का खर्चा तय हुआ। रेहान को स्कूल भेजा गया, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि असली दुनिया कितनी जटिल है। बाहर महेश्वर लाल कपूर का नाम मीडिया में लगातार चर्चा में था। उनकी छवि ध्वस्त हो गई थी। अब वो नहीं जान सकते थे कि एक छोटे से बच्चे ने उनके घमंड और दौलत की असली कीमत क्या दिखा दी। रेहान धीरे धीरे अपने नए जीवन में ढलने लगा। स्कूल में वो कुछ चुपचाप रहा, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार।
उसके साथ होने वाले आदित्य वर्मा ने उसे सिर्फ एक संरक्षक की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक और मित्र की तरह मार्गदर्शन दिया। रेहान ने सीखा कि बहादुरी और ईमानदारी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि जीवन भर की ताकत होती है। समय बीता, रेहान अब जवान हो चुका था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे समाज में एक नई पहचान दिलाई। वो केवल कचरा बीनने वाला बच्चा नहीं रहा बल्कि एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी ने पूरे शहर को ये दिखा दिया कि उम्र, दौलत और स्थिति कभी इंसानियत की हिम्मत को कम नहीं कर सकती। और सबसे अहम बात, रेहान ने कभी अपने दिल की सच्चाई नहीं छोड़ी। उसने हमेशा याद रखा कि उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ के लिए की गई बहादुरी थी। उसकी जिंदगी अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई थी जो समाज की अनदेखी की जंग लड़ते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रेहान की बहादुरी, उसका साहस और इंसानियत की जीत हमेशा याद रहेगी।